तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये नाम से ही पता चल रहा है किसका सब्स्टिट्यूशन हम लोग करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल का। क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल आर्यन? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जितने होते हैं सारे क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं सारे क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एनिलीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एनिलीन, एरोमेटिक एमीन की हम लोग बात कर रहे हैं। ये आपका एनिलीन है। बेंजीन के ऊपर अगर हम NH2 ग्रुप लगा दें तो इसमें क्या बोलते हैं, दिस इज द एनिलीन। और इसके पहले भी मैंने कई बार आप लोग को बताया है कि कहीं भी बेंजीन रिंग के साथ क्या एसोसिएटेड है, कोई भी एटम या ग्रुप एसोसिएटेड है बेंजीन रिंग के साथ, और उसके पास कम से कम अगर एक लोन पेयर अवेलेबल है तो हमेशा ये किसके तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। किसके तरह? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। और जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और क्या होते हैं? रिंग एक्टिवेटर। क्या होते हैं? रिंग एक्टिवेटर। रिंग एक्टिवेटर का सिंपल सा मीनिंग है कि ये इलेक्ट्रोफाइल के सब्स्टिट्यूशन के लिए रिंग को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग एक्टिवेटर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि कहीं भी बेंजीन रिंग से कोई भी एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके पास अगर लोन पेयर अवेलेबल है तो हमेशा ही किसके तरह काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। और जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं सारे क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और रिंग एक्टिवेट। क्लियर है? यानी इलेक्ट्रोफाइल के सब्स्टिट्यूशन के लिए रिंग को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तुम लोग देखो एक चीज़, बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है आपका, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। कितना एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का विराज, 7। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो बॉन्डिंग में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, एक तो इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ। यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो नॉन बॉन्डेड होंगे, तो यानी इसके पास एक लोन पेयर होगा। और इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बेंजीन से कोई भी एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके पास अगर लोन पेयर है तो ये भी किसके तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। किसके तरह? यानी NH2 जो ग्रुप होता है क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होगा। बताओ नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड रहेगा एज इट इज। अगेन ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डिलोकलाइज होगा। नेक्स्ट ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये NH2। अगेन ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डिलोकलाइज होगा। नेक्स्ट ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH2, और नाइट्रोजन लोन पे डोनेट किया था, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अगेन क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होगा और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन गेन करेगा तो नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यहाँ पे लोन पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2। क्लियर है? तो देखो ड्यू टू रेजोनेंस क्या हुआ, रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन थे इनका क्या हो गया, डिलोकलाइजेशन हो गया। और रेजोनेंस यही तो होता है कि लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है इसमें, डिलोकलाइजेशन। अब देखो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हम लोग RHS अगर बनाए, क्या बनाए, RHS। ये हो गया ना नीचे वाला कि जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सारे क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा, रिंग एक्टिवेटर, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, RHS बनाए, तो RHS कैसे बनाते हैं आर्यन, तो कंपाउंड का पूरा स्केलेटन बना लो, कंपाउंड का क्या बना लो, स्केलेटन बना लो। और जहाँ जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हुआ है या लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन हुआ है उसको क्या दिखा लेंगे, डॉटेड लाइंस। और जहाँ पे चार्ज है अगर पॉजिटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव है तो पार्शियल निगेटिव। क्लियर है? और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये रियल होता है जबकि ये सारे क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ से, अगर हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल का इस पर सब्स्टिट्यूशन कराना है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, निगेटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, जाके निगेटिव पार्ट पे। यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ही इसके रिस्पेक्ट में, अगर NH2 के रिस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो, ये कौन सा पोजीशन है, मेटा, और ये कौन सा पोजीशन है, पैरा।
यानी कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है हमेशा ही कहाँ जाके सब्स्टिट्यूट होगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इस NH2 की वजह से निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसलिए NH2 जो ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑर्थो पैराडाइक्टिंग। ये इलेक्ट्रोफाइल जब भी जुड़ेगा एनिलीन के केस में, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा, या हो सकता है कि ऑर्थो पैरा तीनों जगह क्या हो जाए, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। क्लियर है ना? तो इसीलिए क्या होता है ऑर्थो पैराडाइक्टिंग, इसे नोट करो, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिख दूं क्या? हाँ। कौन कौन से रिएक्शंस देखते हैं? एक तो हम लोग देखते हैं हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। लेकिन जो एनिलीन है ये फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में हम क्या यूज करते हैं, लिविस एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लिविस एसिड। और ये जो आपका एनिलीन होता है ये ऑलरेडी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। नेचर कैसा होता है, बेसिक। और वो लिविस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेता है, सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। तो इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि ये जो है लिविस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेता है, सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। तो पहला इसमें तुम लोग लिख लो, फर्स्ट इसका रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, लिविस, जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं वो सारे लिविस एसिड होते हैं। जैसे हम लोग को फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते थे, तुम लोग को याद होगा। एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3, और 3 किसके साथ इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, क्लोरीन के साथ। यानी 3 क्लोरीन से ले लिया, 3 इसके पास थे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए ना। 3 इसके पास थे एल्यूमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 3 किसके साथ, क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोस्ट सेल में, 6 हो गए ना। 3 इसके पास थे और 3 किससे ले लिया, ये क्लोरीन से। लेकिन होने कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन टोटल, 8 होने चाहिए। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हर एटम के 8 टेंडेंसी होती है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी भी है कितने, 6 ही है। 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। इसीलिए ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। भाई जिसके पास कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं लाइक AlCl3, BF3, BCl3, FeCl2, FeCl3, ये सारे किसके तरह बिहेव करते हैं, एक लिविस एसिड के तरह। लोन पेयर होते ही नहीं है, लोन पेयर होगा कहाँ से, 6 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं लिविस बेस। क्लियर है ना? अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे समझोगे सारे लोग। फर्स्ट लिख लो तुम लोग ब्रोमिनेशन, फर्स्ट लिख लो ब्रोमिनेशन, बातें नहीं। अब देख लो यहाँ पे, अब बोर्ड पे आ रहे हैं, देख लो यहाँ पे लिविस एसिड समझ में आ गया ना, ठीक है। ब्रोमिनेशन हम लोग देख रहे हैं। तो एनिलीन जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जैसे ही इसका हम लोग ब्रोमिनेशन कराएंगे पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, तो ट्राई ब्रोमो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है, ट्राई ब्रोमो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की वजह से तीनों ही पोजीशन पे कौन आके सब्सटीट्यूट हो जाता है, ब्रोमीन। क्लियर है? हाँ, PBr और एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन नॉन पोलर। पहले उसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले उसका हम लोग एसाइलेशन करा देते हैं। इस एनिलीन का क्या करा देते हैं, एसाइलेशन। और एसाइलेशन कराने की वजह से क्या होता है कि ये कंट्रोल्ड हो जाता है। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाता है, कंट्रोल्ड, और एक ही पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो पाता है। क्लियर है ना? इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कंट्रोल्ड कर देते हैं।
अभी क्या अनकंट्रोल्ड है, और इसलिए इस स्ट्रॉन्ग ऑर्थोपैराडाइट एक्टिंग होने की वजह से ब्रोमीन जो है तीनों ही पोजीशन पे आके क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। अरे ये तो ब्रोमीन नहीं भी 3 लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ही मॉलिक्यूल थोड़ा ना होगा ब्रोमीन का, ब्रोमीन का बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, 3 नहीं भी लिखोगे कोई सी नहीं है, ठीक है। भानु यहाँ पे एक Br2 भी एग्जाम में लिखोगे सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि एक ही ब्रोमीन मॉलिक्यूल थोड़े ना है वहाँ पे, सॉल्यूशन में एक ही ब्रोमीन मॉलिक्यूल होगा क्या, बहुत सारे होंगे। अब देखो नॉन पोलर, देखो आपका एनिलीन जो होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है, तो सॉल्वेंट हम लोग ऐसा लेते हैं जिसमें आसानी से वो क्या हो जाए, सोल्यूबल हो जाए, घुल जाए, तभी तो रिएक्शन करेगा, क्लियर है ना, इसीलिए हम लोग पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा था ना एनिलीन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से ये वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। जो हायर ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप अगर हो जाए तो उस केस में इसकी सोलिबिलिटी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्लियर है ना। तो एनिलीन से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, आर्यन, इसका आईयूपीएसी नेमिंग बताओ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, क्लियर है। अब अगर हम लोग को मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन चाहिए, क्या चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, तो देखो रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग करा देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, और ये रिएक्शन तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो इसके पहले भी, याद करो, फ्रीडिल सॉरी इसके पहले हम लोग किए थे क्या, एसाइलेशन रिएक्शन, याद आ रहा है तुम लोग को, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो ये CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप कौन सा होता है, एसाइल ग्रुप, और लोन पेयर किसके पास है, एनिलीन के पास, और एसाइल हमेशा किसको ट्रांसफर होता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ, और ये बेस के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन को कराते हैं, पायरिडीन के प्रेजेंस में, पायरिडीन, और बताया था पायरिडीन क्यों लेते हैं, वंशिका पायरिडीन क्यों लेते हैं, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो एसिड फॉर्म्ड होगा तो रिएक्शन को रिवर्स ना करे, इसलिए हम लोग पायरिडीन लेते हैं कि उसको न्यूट्रलाइज करके रिएक्शन को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब हम लोग पहला रिएक्शन किए थे क्या, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन, दूसरा हमने किया था एल्काइलेशन, और तीसरा जो हमने रिएक्शन किया था एसाइलेशन, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है, क्लियर है ना। वहाँ पे सेम रिएक्शन हम लोग किए थे। तो क्या होगा, ये एसाइल ग्रुप आगे किसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा बताओ, यहाँ से क्या निकलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और O, और इसके साथ कौन कंबाइंड हो जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या बाहर होगा, CH3 COOH एसिटिक एसिड, और इस एनिलीन के साथ कौन आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एसाइल ग्रुप, और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर होगा, क्या बचेगा, NH C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नेमिंग हम लोग क्या करेंगे बताओ, तो N पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप, N फिनाइल इथेनेमाइड, क्या लिखेंगे, N फिनाइल, N फिनाइल, N फिनाइल इथेनेमाइड। कोई प्रॉब्लम है विराज, दिस इज द एमाइड ग्रुप, और N पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप, तो N फिनाइल इथेनेमाइड, क्लियर है। और फर्दर जब इसका हम लोग क्या कराएंगे, फर्दर जब हम इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे, तो देखो ब्रोमीन जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पे आके लगता है, लेकिन NCERT में क्या किया हुआ है कि सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट। तो हम लोग भी मेजर प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन अगर ऑर्थो पे कहीं Br मिले तो किसी को गलती नहीं करना है, ठीक है वैभव, ऑर्थो पोजीशन पे भी Br आके सब्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन NCERT में सिर्फ क्या बनाया हुआ है, मेजर प्रोडक्ट बनाया हुआ है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन आके पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और इसके जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे एसिड या बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, पैरा ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पैरा ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। क्लियर है, नोट कर लो। तो इस तरह से हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो एनिलीन क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नाइट्रेशन। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नाइट्रेशन, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे नाइट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, नाइट्रेशन।
तो अगर हम लोग एनिलीन का देखो, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, देखो इलेक्ट्रोफाइल तुम लोग को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन में कौन होता है, NO2+, यानी हमेशा कौन सब्सटीट्यूट होगा, NO2+। अगर हम लोग एनिलीन का रिएक्शन करा दें, अगर हम लोग एनिलीन का रिएक्शन करा दें किसके साथ, कंसनट्रेटेड HNO3 और प्लस H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो देखो इसमें एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलता है। देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो कौन जुड़ेगा, नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, इसका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन मेटा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो एनिलीन भी हम लोग को मिलता है और मेजर अमाउंट में मिलता है। क्या मिलता है, मेजर अमाउंट में मिलता है। ऐसा क्यों होता है, अब देखो ये जो बनता है कितना 51%, ये जो बनता है मेटा नाइट्रो एनिलीन 47% और ये जो बनता है आपका 2%। अब ये अनएक्सपेक्टेड जो मेटा नाइट्रो एनिलीन जो बना, अनएक्सपेक्टेड क्या बना, मेटा नाइट्रो एनिलीन, ये क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये तो समझ में आता है कि पैरा नाइट्रो एनिलीन जो NH2 ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन जुड़ रहा है, नाइट्रो ग्रुप। लेकिन मेटा पोजीशन पे कैसे नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, तुम लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। नहीं एक नहीं, हाँ इस सेम रिएक्शन फिनोल में भी हमने किया, ईथर के अंदर भी किया था हमने, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो सारे चैप्टर के अंदर आया है। स्कूल में किए होगे तुम लोग, ठीक है। तो पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रोलिन, ऑर्थो नाइट्रोलिन, लेकिन यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट मिल रहा है मेटा नाइट्रोलिन ये मिल रहा है, जबकि NH2 ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो समझोगे, ये जो एनिलीन है आपको पता है किसके तरह बिहेव करता है, ये जो एनिलीन है वो किसके तरह बिहेव करता है, एक बेस के तरह, किसके तरह, एक बेस के तरह। और जैसे ही ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अब देखो इन एसिड से हम लोग को क्या मिलेगा, एक H+ आयन मिलेगा, इन एसिड से क्या मिलेगा, H+ आयन, और ये लोन पेयर डोनेट करेगा और लोन पेयर डोनेट करके क्या बना लेगा, NH3+, एनिलीनियम आयन, क्या बना लेगा, एनिलीनियम आयन। और ये जो एनिलीनियम आयन, अब बताओ नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर बचा क्या, नहीं बचा, और बेंजीन के साथ कोई भी एटमर ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसके पास अगर लोन पेयर है तभी तो इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। अगर उसके पास लोन पेयर है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप की तरह काम करेगा क्या, नहीं। अब देखो ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, नाइट्रोजन, और ऐसे भी होता है पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से और ज़्यादा क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। और इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से ये किसके तरफ बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ। और जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। और इसीलिए ये अनएक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन, इसी की वजह से मिल रहा है, इस एनिलीनियम आयन की वजह से। तो एनिलीन क्या करता है, इस एसिड से जो H+ निकलता है उससे प्रोटोनेट होकर एनिलीनियम आयन बना देता है। और ये जो एनिलीनियम आयन होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। और इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, और इसी के वजह से ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हम लोग। क्लियर है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक HNO3 या H2SO4 एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक मिनट, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 aniline is converted into anilinium ion, aniline is converted into anilinium ion, converted into anilinium ion, anilinium ion which is meta directing, which is meta directing। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो एसिड के प्रेजेंस में एनिलीन जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीनियम आयन में। और एनिलीनियम आयन जो होता है वो एक क्या होता है,
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसीलिए अनएक्सपेक्टेड मेटा नाइट्रो एनिलीन हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है वंशिका, ऑफ करो। तो ये समझ में आ गया कि अनएक्सपेक्टेड मेटा नाइट्रो एनिलीन कैसे फॉर्म हो रहा है विराज। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों मिला? क्योंकि एनिलीन जो है एसिड के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनिलीनियम आयन में, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग कंट्रोल्ड नाइट्रेशन करा दें, क्या करा दें? कंट्रोल्ड नाइट्रेशन अगर हम लोग करा दें, तो तुम लोग खुद ही करा सकते हो नाइट्रेशन। वैभव क्या होगा? एनिलीन का हम लोग रिएक्शन करा दें, एसाइलेशन रिएक्शन किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। क्या हो जाएगा बताओ? एसाइल ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल, और किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में, और स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन। एनिलीन से क्या लेते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। पहले क्या बना लेगा ये? एन फिनाइल इथेनेमाइड। क्या बना लेगा विराज? लिखते चलो, एन फिनाइल इथेनेमाइड, एन फिनाइल इथेनेमाइड। और फर्दर जब हम लोग इसका क्या करा देंगे? नाइट्रेशन करा देंगे HNO3 के साथ, तो नाइट्रो ग्रुप पहले आगे कहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे भी होगा, लेकिन ऑर्थो वाला माइनर होगा पैरा पोजीशन पे। और फिर इसको एसिड या बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस। तो हम लोग क्या मिल जाएगा? पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा। क्लियर है? पैरा नाइट्रो एनिलीन। नाम नेमिंग लिख सकते हो ना? आर्यन, आर्यन पढ़ता अच्छा है लेकिन रेगुलर नहीं रहता है। पैरा नाइट्रो एनिलीन, क्लियर है ना? तो इस तरह से एनिलीन से हम लोग पैरा नाइट्रो एनिलीन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। जल्दी करें, फास्ट। सल्फोनेशन यहीं पे कर लेते हैं, नीचे सल्फोनेशन। तो तीसरा है आपका सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होता है? सल्फोनिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपका एनिलीन है, और इसका हम लोग सल्फोनेशन हमेशा किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 या ओलियम भी हम लोग लेते हैं। ओलियम भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है। क्लियर है? तो क्या होगा? लोन पेयर डोनेट करेगा, ये बेस की तरह, और ये एसिड है, और क्या बना लेगा? NH3HSO4। और फर्दर जब इसको हम लोग हीट कर देंगे, सॉरी यहाँ पे एनिलीन, और फर्दर हम लोग क्या कर देंगे? इसको हीट कर देंगे। फर्दर हम लोग हीट कर देंगे, क्या मिल जाएगा हम लोग को? HSO4 माइनस। ठीक है, अगर हम सल्फोनेशन एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो सल्फोनिल ग्रुप आपका पैरा पोजीशन पे आगे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, SO3H ग्रुप। और यहाँ पे क्या होता है? ये ज्यूटर आयन फॉर्म कर लेता है, यहाँ से H+ डोनेट करेगा, और ये H+ क्या कर लेगा? एक्सेप्ट, और ये NH3+ और SO3 माइनस, ये ज्यूटर आयन, इसको हम बोलते हैं डाईपोलर आयन, या ज्यूटर आयन भी हम लोग बोलते हैं इसको, ज्यूटर आयन या डाईपोलर आयन। ये ज्यूटर आयन डाईपोलर आयन बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी हम लोग को करने हैं। ठीक है, जल्दी करें। ओलियम, ओलियम भी हम लोग ले सकते हैं, ओलियम भी हम लोग बोलते हैं। अगर कहीं ओलियम लिखा हुआ ना तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने बता दिया। हाँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 या ओलियम भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, या SO3+ H2SO4 भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि कई बार ओलियम लिख के दे देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सल्फोनेशन कराएं या क्या कराएं। ठीक है, हो गया? साफ करें इसे, ऊपर वाला तो हो गया होगा। नेक्स्ट
एक लाइन इसमें लिख लोगे, एनिलीन डू नॉट अंडरगोज फ्रीडिल-क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन डू नॉट अंडरगोज फ्रीडिल-क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन डू नॉट अंडरगोज फ्रीडिल-क्राफ्ट रिएक्शन। ब्रैकेट में कर लेना, फ्रीडिल-क्राफ्ट के अंदर कौन कौन सा रिएक्शन आते हैं, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन with aluminium chloride, the Lewis acid, which is used as a catalyst, क्लियर है। देखो होता क्या है, समझो यहाँ पे एनिलीन जो है आपको पता ही है एक बेस की तरह बिहेव करता है, और AlCl3 मैंने बता ही दिया कि एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल किसके तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह, किसके तरह, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये जो एनिलीन है आपका, ये एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, लोन पेयर है, आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जबकि इसका रिएक्शन हम लोग किसके प्रेजेंस में कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, और AlCl3 यहाँ पे किसके तरह बिहेव करता है, लीविस एसिड की तरह, किसके तरह, लीविस एसिड। और ये क्या होता है, लीविस बेस होता है, कौन, एनिलीन। और लीविस बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर होता है, जबकि ये क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। और ये क्या कर लेता है, सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, क्या फॉर्म कर लेता है, सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, यानी इस पे NH2+ और AlCl3-, ये सॉल्ट फॉर्म कर लेता है और रिएक्शन को प्रोसीड नहीं होने देता है। इसीलिए एनिलीन के केस में फ्रीडिल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन हम लोग नहीं कराते। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो एक बार तुम लोग पढ़ के आओगे विराज, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। आपको